डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे चैप्टर 7 इवोल्यूशन। इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके द्वारा सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। इवोल्यूशन में हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, किस तरह से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से अर्थ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म ओरिजिन हुए, उसका इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली और इरिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज हुए। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज़ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, किस तरह से अर्थ बना, एंड हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। पैलेंटोलॉजी क्या है? The branch of biology in which we study about the fossil. Phylogeny क्या है? ये evolutionary history of organism है जिसके द्वारा किस तरह से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ और उसका एंसेस्टर के साथ उसका क्या रिलेशन है ये पता चलता है। फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी कौन है? क्यूवियर। अब हम लोग देख लें ओरिजिन ऑफ लाइफ, हाउ वेयर एंड व्हेन लाइफ ओरिजिनेटेड। तो लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? ओशन में लाइफ ओरिजिनेट हुआ। फर्स्ट लाइफ फॉर्म ओशन वाटर में बना अबाउट 400 बिलियन ईयर्स एगो। कैसे बना? हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड इन द ओशन वाटर। तो ये एक यूनिक इवेंट है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। लाइफ अर्थ पे बनने से पहले अर्थ बना था। अर्थ बना था यूनिवर्स में और इसी अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुआ था। यूनिवर्स कैसे बना था? तो आज से लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स बना था। ये बहुत ही पुराना है और इसमें बहुत सारे गैलेक्सीज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें स्टार्स है, क्लाउड्स ऑफ गैसेस हैं, डस्ट है। किस तरह से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, यूनिवर्स कैसे बना, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो स्पेस में एक बार एक्सप्लोजन हुआ था 20 बिलियन ईयर्स एगो जिसके कारण यूनिवर्स बना था। यूनिवर्स फैला, एक्सपेंड हुआ, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम डाउन नीचे कम हुआ और उसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसेस भी लेटर फॉर्म हुए। उसके बाद यूनिवर्स में गैलेक्सीज बना ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ गैसेस अंडर द ग्रेविटेशन। इस तरह से यूनिवर्स बना। यूनिवर्स में फिर अर्थ ओरिजिनेट हुआ। अर्थ बना सन से अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ जब सन से बना था उस समय में अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था लाइक सन एटमॉस्फेयर, सूर्य के एटमॉस्फेयर के जैसा था। ये फायर बॉल लाइक सन, सूर्य के जैसा ही फायर बॉल था। उसका अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था क्योंकि उस समय अर्थ में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थे, कोई ऑक्सीजन गैस नहीं था। और अर्थ में मैक्सिमम वोल्केनिक इरप्शन होता था जिससे रिलीज होता था मोल्टन मासेस जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। और उस मैग्मा में वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था। सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रहे थे जो वाटर वेपर को ब्रेक कर किए तो बना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और लाइटर जो हाइड्रोजन एटम था वो एस्केप कर गया एटमॉस्फेयर में और ये ऑक्सीजन जो था ये कंबाइन करने लगा अमोनिया और मीथेन से और बनाया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपोनेंट। उसके बाद ओजोन लेयर फॉर्म हुआ और जैसे जैसे अर्थ और ठंडा होता गया वाटर वेपर भी कंडेंस्ड होने लगे और क्लाउड बना। और क्लाउड अर्थ सरफेस पे आया इन फॉर्म ऑफ रेन वाटर। और अर्थ सरफेस पे बहुत सारे डिप्रेशन थे लाइक पॉन्ड था, लेक था, रिवर था, ओशन था जिसमें रेन वाटर भर गया। और सबसे पहले ओशन वाटर में लाइफ फॉर्म बना अबाउट 4 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 400 मिलियन ईयर्स एगो। किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुआ अर्थ पे, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने समय समय पे बहुत सारे थ्योरीज दिए। कौन कौन सा थ्योरीज है? पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी किसने दिया था? तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय फादर सुरेश। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये अर्थ जो बना और अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म डिफरेंट फॉर्म बना इसको बनाने वाले गॉड थे। गॉड ने अपने डिवाइन एक्ट के द्वारा इस पूरे अर्थ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया था।
दूसरा थ्योरी, ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। इस थ्योरी को दिए थे क्यूवियर ने, जिनको हम लोग फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी भी बोलते हैं। इस थ्योरी के अनुसार भी गॉड इज द क्रिएटर हु क्रिएटेड द होल यूनिवर्स। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आया अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी या थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन। इस थ्योरी के अनुसार लाइफ, अर्थ पे जो लाइफ आया दूसरे प्लैनेट से आया, और वो लाइफ फॉर्म अर्थ पे आया किस फॉर्म पे, दूसरे प्लैनेट से, इन फॉर्म ऑफ स्पोर एंड स्पर्म, और उससे अर्थ में डिफरेंट लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुआ अकॉर्डिंग टू ग्रीक थिंकर। उसके बाद आया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी बोलते हैं। इस थ्योरी में क्या कहा गया कि इस अर्थ जो प्लैनेट है, इस पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ फर्स्ट, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से हुआ। जैसे मड धीरे धीरे डिके हुआ, डिकम्पोज हुआ, और उसमें सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुआ हाउस फ्लाई, और उससे डिफरेंट लाइफ फॉर्म अर्थ पे इवॉल्व हुआ। इसके बाद आया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी दिए थे लुइस पास्चर ने। उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थ्योरी था उसको पूरी तरह से नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, एंड उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी। उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि लाइफ जो है अर्थ पे ओरिजिनेट हुआ था नॉट फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल बट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 2 फ्लास्क लिया, एक स्टेरिलाइज्ड और एक अनस्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, और दोनों में इस सेल को रख दिया। एक फ्लास्क जो अनस्टेरिलाइज्ड था उसमें इस सेल को रख करके ओपन एयर में रखा, तो देखा कि जो फर्स्ट फ्लास्क था उसमें लाइफ इवॉल्व नहीं हुआ, किंतु दूसरे फ्लास्क में इससे दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है। किंतु ये सब थ्योरी उतना एक्सेप्टेबल नहीं थे अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो था अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, या इस थ्योरी को केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, और इस थ्योरी को दिए थे ओपेरन और हार्लेन नामक साइंटिस्ट ने। इस थ्योरी के अनुसार अर्थ पे लाइफ कैसे डेवलप हुआ, तो पहले अर्थ डेवलप हुआ था सन से अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और सन से जब अर्थ अलग हुआ था तो सन भी अर्थ की तरह एक फायर बॉल था। उसमें उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस था अर्थ एटमॉस्फेयर पे, कोई ऑक्सीजन नहीं था। वहाँ पर कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन होते थे, लिक्विड मोल्टन मासेस रिलीज होता था अर्थ सरफेस से, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, जिसमें वाटर वेपर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया था। और सन का अल्ट्रावायलेट रे जब उस मैग्मा पे पड़ रहा था तो जो उसमें वाटर वेपर था वो धीरे धीरे डिसोसिएट होने लगा, तो बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चला गया एटमॉस्फेयर में चूँकि वो लाइटर एलिमेंट था, और अर्थ सरफेस पे दूसरे अदर एलिमेंट भी थे, लाइक ऑक्सीजन एटम फॉर्म में था, हाइड्रोजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, एल्युमिनियम था, सिलिकॉन था, निकल था। जैसे जैसे अर्थ सरफेस कूल होता गया, जितने भी एलिमेंट अर्थ सरफेस पे थे वे धीरे धीरे अपने आप को अरेंज करने लगे अकॉर्डिंग टू देयर वेट। तो जो लाइटर एलिमेंट था जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अर्थ के ऊपर चले गए लाइटर होने के कारण और एटमॉस्फेयर बनाए। एटमॉस्फेयर क्या है, तो अर्थ के सराउंडिंग में जो गैसियस इन्वेलप है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो ये सारे एलिमेंट एटमॉस्फेयर में चले गए। अर्थ के जो हेवियर एलिमेंट था जैसे आयरन और निकल वो अर्थ के सेंटर में चले गए, जो एल्युमिनियम और सिलिकॉन ये मिडिल पोर्शन ऑफ अर्थ में रह गए। अब एटमॉस्फेयर में जो एलिमेंट था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपस में कंबाइन करने लगे, कंपाउंड बनाने लगे। बट उस समय भी अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि वो लोग आपस में कंबाइन करके अगर एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाते थे तो कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता था। उसके बाद ओजोन लेयर बना, अर्थ और कूल हुआ, और जो ऑक्सीजन था ये अमोनिया और मीथेन से कंबाइन किया तो बनाया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, एंड धीरे धीरे वाटर वेपर कंडेंस्ड हुआ तो क्लाउड बना।
और क्लाउड रेन वाटर के फॉर्म में अर्थ के डिप्रेशन में आ गया, लाइक लेक में, पॉन्ड में, रिवर में, ओशन में। और ओशन वाटर में ये जो डिफरेंट एलिमेंट है कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन ये सब बना रहे थे। साथ में मैग्मा से जो रिलीज हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसे भी ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। ये सब जो कंपाउंड बने थे ये सब रेन वाटर के साथ ओशन वाटर में आ गए ये कंपाउंड। और उस समय सन का अल्ट्रावायलेट रे ओशन के वाटर पे पड़ रहा था और जिससे ये सिंपल कंपाउंड आपस में फिर से कंबाइन करने लगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन सब एक दूसरे से कंबाइन करने लगे और ओशन वाटर में लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल बनाने लगे, जैसे ग्लूकोज बना, शुगर बना, फैटी एसिड बना, ग्लिसरॉल बना, अमीनो एसिड बना, अमोनिया बना। अमोनिया से बना नाइट्रोजन बेस और प्रोटीन। नाइट्रोजन बेस दो तरह का बना, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस दो तरह का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस दो तरह का होता है, साइटोसिन और थाइमिन। अब ये नाइट्रोजन बेसेस दो थे ओशन वाटर में शुगर से और फॉस्फेट से कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड बना है। न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का, आरएनए बना, डीएनए बना। अब ये आरएनए डीएनए प्रोटीन से कंबाइन करने लगे तो ए सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बना वायरस। वायरस से फिर डेवलप हुआ यूनिसेल्यूलर हेट्रोट्रॉप, उससे डेवलप हुआ कीमो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप से फर्दर डेवलप हुआ फोटो ऑटोट्रॉप। तो इस तरह से ऑपेरिन और हॉल्डिन ने थ्योरी दिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ का और ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल है। इसके बाद टू मॉडल्स भी आया रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला मॉडल है कोएक्सर्वेट्स मॉडल और दूसरा है माइक्रोस्फीयर मॉडल। कोएक्सर्वेट मॉडल किसको बोलते हैं? तो जब डिफरेंट एलिमेंट थे एटमॉस्फेयर में आपस में कंबाइन करने लगे तो बहुत सारा कंपाउंड बना, मीथेन बना, अमोनिया बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और ये सब कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड रेन वाटर के साथ जब ओशन वाटर में गए तो ओशन वाटर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से जो निकल रहा था उसके प्रेजेंस में ये सिंपल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करने लगे और लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल बनाने लगे, जैसे शुगर बनाया, फैटी एसिड बनाया, ग्लिसरॉल बनाया। और ये सब जो मैक्रोमोलिक्यूल बना, शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये समुद्र के पानी में जमा होने लगा एज ए फूड इन द ओशन और इससे बना ओशन सूप। और फिर अमोनिया भी बना। अमोनिया से बना नाइट्रोजन बेसिस एंड प्रोटीन। नाइट्रोजन बेसिस शुगर एंड फॉस्फेट से कंबाइन करके बना दिया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को हम लोग यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दो न्यूक्लिक एसिड बना, डीएनए, आरएनए। अब ये जो जितना भी मैक्रोमोलिक्यूल बन रहे थे ओशन वाटर में, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल जो थे एक साथ पहले ग्लोब्यूलर फॉर्म में एक साथ थे और सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ फैटी एसिड। और फैटी एसिड का लेयर का नाम था लेसिथिन और सेपिलिन। ये सब मैक्रोमोलिक्यूल एक साथ कंबाइंड फॉर्म में थे ओशन वाटर में और सराउंडेड उन लोगों को सराउंड करके था फैटी एसिड का लेयर लेसिथिन और सेपिलिन का। और उससे से बना प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सर्वेट मॉडल। कोएक्सर्वेट्स, इसलिए इस मॉडल का नाम कोएक्सर्वेट दिया गया है। इसी से फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट करना शुरू किया। इसी कोएक्सर्वेट में था न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन भी था। तो डीएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन किया या आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन किया तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो ओशन वाटर में डेवलप हुआ था वायरस था। जो एसेल्यूलर था उसके बॉडी में सेल लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट था और उससे डेवलप हुआ फिर यूनिसेल्यूलर हेट्रोट्रॉप। यूनिसेल्यूलर हेट्रोट्रॉप से फिर डेवलप हुआ कीमो ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और उससे डेवलप हुआ फोटोसिंथेटिक यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया, जैसे क्लोरोबियम है, रोडोस्पिरिलम है। ये सब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने लगे। फर्दर इन लोग का डेवलपमेंट हुआ और इससे डेवलप हुआ साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जैसे नोस्टॉक, एनाबीना। इससे फर्दर डेवलप हुआ एल्गी और ये स्टार्ट करने लगे ऑक्सीजन को रिलीज करना एटमॉस्फेयर में और ओजोन लेयर भी बनने लगा। दूसरा मॉडल दिया गया अकॉर्डिंग फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जिसको हम लोग माइक्रोस्फीयर मॉडल कहते हैं और इस मॉडल को दिए थे फॉक्स नामक साइंटिस्ट ने। तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल है माइक्रोस्फीयर। ये कोएक्सर्वेट की तरह ही है और ये मेनली बना होता है प्रोटीन से और उसको चारों तरफ से सराउंड किया रहता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें भी कैपेसिटी है, ये न्यूक्लियोटाइड बना सकता है, अमीनो एसिड चेन बना सकता है एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अबाउट द थ्योरी देख लिए हम लोग, मॉडल देख लिए अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ या केमिकल ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑफ अर्थ।
केमिकल ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ जो दिए थे ओपेरन और हाल्डेन, और इसको वेरीफाई किए थे, सपोर्ट किए थे मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मिलर एंड यूरे ने ओपेरन और हाल्डेन के कंसेप्ट और अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ या केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। ये स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस, इसमें उन्होंने दो फ्लास्क रखा था। फर्स्ट फ्लास्क में उन्होंने क्रिएट किया था एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और वाटर वेपर को ऐड किया, और बहुत सारे कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड को ऐड किया था, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, और उसके अंदर का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस रखा, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उस समय बहुत हाई हुआ करता था। और ये टेम्परेचर इसके अंदर क्रिएट किया गया टंगस्टन वायर को यूज़ करके, इसके अंदर हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया, जिससे ये प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर इसके अंदर बन गया, इस फ्लास्क के अंदर। और इस फ्लास्क के अंदर आफ्टर 1 वीक देखा गया कि इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने लगा, जैसे अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड बना। AAG कोड करता है एलानिन को। इसके अलावा एस्पर्टिक एसिड बना, ग्लाइसिन बना। इसके बाद ये जब सेकेंड फ्लास्क में गया, सेकेंड फ्लास्क का एटमॉस्फेयर है ओशन सूप जैसा बनाया गया, इसमें ये कंपाउंड गए। फिर यहाँ पर ये कंपाउंड अल्ट्रावायलेट रे का इफेक्ट में यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट दिया गया, और यहाँ पर बनने लगा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनने लगे, जैसे ग्लूकोज बना, फैटी एसिड बना, ग्लिसरॉल बना, अमोनिया बना, अमोनिया से नाइट्रोजन बेसिस बना, प्रोटीन बना, नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लियोटाइड बनाया, न्यूक्लियोटाइड DNA RNA बनाया, और DNA RNA फिर प्रोटीन से कंबाइन करके फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुआ। पहले जो मैक्रोमोलिक्यूल बने थे वो आपस में एक साथ थे एंड गेट सराउंडेड बाय द फैटी एसिड लेयर, जिसका नाम लेसिथिन और सिफिलिन था। तो यहाँ पर कोएक्सरवेट बना, जिसको हम लोग प्रीबायोटिक फॉर्म ऑफ लाइफ कहते हैं, और इसी कोएक्सरवेट में DNA था, न्यूक्लिक एसिड, RNA था, प्रोटीन था। ये आपस में यूनाइट करके सबसे पहला लाइफ बनाया एसेल्यूलर वायरस। उससे डेवलप हुआ एनारोबिक हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, उससे डेवलप हुआ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उससे डेवलप हुआ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फिर बाद में बना ब्लू ग्रीन एल्गी। इसलिए ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? तो जो पहले हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, ओशन सूप में जो फूड मटेरियल स्टोर था इन फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, तो प्रीबायोटिक फॉर्म ऑफ लाइफ जो डेवलप होने लगा, वो ओशन सूप में जो फूड स्टोर था उसको खाने लगे, तो धीरे धीरे फूड स्टोर ओशन में ख़त्म होने लगा। तो डेवलप हुआ फ्रॉम हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया क्या करने लगे, वो अपना फूड ऑर्गेनिक मटेरियल खुद बनाने लगे, और उसके लिए एनर्जी को वो कहाँ से लेते थे? बाय ब्रेकिंग द इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ करके उससे एनर्जी जो रिलीज होता था, उससे वो बैक्टीरिया अपना ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनाने लगे। जैसे सल्फर बैक्टीरिया, ये कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया से डेवलप होने लगा फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये भी यूनिसेल्युलर था, किंतु इस बैक्टीरिया में क्लोरोफिल डेवलप होने लगा। बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल पाया जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, और इसकी सहायता से ये बैक्टीरिया प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करने लगे बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो एयर में ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे। तो इस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुआ अर्थ सरफेस पे। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल पहले आया नॉन सेल्यूलर फॉर्म अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स एगो। ये एसेल्यूलर फॉर्म में थे, वायरसेस थे, लाइक RNA प्रोटीन का कम्बिनेशन था या DNA प्रोटीन का कम्बिनेशन था। उसके बाद सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आया अर्थ सरफेस पे अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, और ये सब यूनिसेल्यूलर फॉर्म थे और एक्वाटिक एनवायरनमेंट में डेवलप हुए थे। अब हम लोग देख लें किस तरह से प्लांट का इवोल्यूशन हुआ अर्थ सरफेस पे फ्लो चार्ट के द्वारा। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से डेवलप हुआ थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट, जिसका एग्जांपल है फंगस और एल्गी। थैलोफाइटा प्लांट किसको बोलते हैं? तो ये प्लांट बॉडी जो होता है, इसका स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है। इसमें रूट, स्टेम और लीफ में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। थैलोफाइटा में दो
प्लांट डेवलप हुए, एक फंगस और दूसरा एल्गी। फंगस भी क्या था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, मगर इसमें क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए इसका मोड ऑफ ये ऑलवेज हेटरोट्रॉपिक था। और हेटरोट्रॉपिक मतलब क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो अपना भोजन कहाँ से बनाएगा, फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो फर्दर इसका इवोल्यूशन नहीं हुआ। किंतु जो एल्गे ग्रुप थे, थैलोफाइटा का दूसरा प्लांट ग्रुप था, ये भी थैलस लाइक था प्लांट बॉडी इसका। इसमें भी रूट स्टेम और लीफ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था, किंतु इसमें क्लोरोफिल पाया जाता था। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे प्लांट की तरह, ये ऑटोट्रॉप थे, तो इससे फर्दर डेवलपमेंट हुआ प्लांट का। एल्गे से डेवलप हुआ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, जिसको हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। इसको हम लोग एम्फीबियन ग्रुप ऑफ प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे प्लांट का इवोल्यूशन फ्रॉम वाटर टू द लैंड सरफेस हो रहा है, इसलिए इसको एम्फीबियस, ये लैंड पे भी ग्रो करता है और इसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, इसलिए इसको एम्फीबियस ग्रुप ऑफ प्लांट बोलते हैं। इसमें रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगा, बट इसके रूट को ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीफ नहीं कहते। इसमें रूट को राइजॉइड बोलते हैं, स्टेम को राइजोम बोलते हैं। इससे डेवलप हुआ, ब्रायोफाइटा से डेवलप हुआ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, जिसको हम लोग टेरिडोफाइट्स कहते हैं। ये पूरी तरह से टेरिस्टेरियल प्लांट हो गया। इसमें रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर वेल डेवलप था। इसमें कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम भी डेवलप्ड होने लगे, मगर ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट था, इसलिए इसमें रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता था। टेरिडोफाइट से फर्दर डेवलप हुआ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म या नेकेड सीडेड प्लांट। ये ऑलमोस्ट टेरिडोफाइट और सब प्लांट थे। इससे डेवलप जो जिम्नोस्पर्म हुआ, ये पूरा ट्री था, इसमें रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर फुली डेवलप था। कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम भी फुली डेवलप था, किंतु इस प्लांट में फ्रूट नहीं था, सीड हमेशा एक्सपोज रहता था, इसलिए इसको नेकेड सीडेड प्लांट भी बोलते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म से फर्दर डेवलप हुआ एंजियोस्पर्मिक ग्रुप ऑफ प्लांट। एंजियोस्पर्म मतलब सीड रिमेन कवर्ड इन द फ्रूट, रिमेन कवर्ड बाय द फ्रूट। इसमें डेवलप हुआ फर्स्ट मोनोकोटिलीडन, द सीड विथ सिंगल कोटिलीडन। जैसे मेज और राइस में सीड में सिंगल कोटिलीडन पाया जाता है। उसके बाद डेवलप हुआ डाइकोटिलीडन, जो अभी का सबसे हाईली इवॉल्व ग्रुप ऑफ प्लांट है। इसमें सीड विथ 2 कोटिलीडन पाए जाते हैं। अब हम बीच में रेड कलर से लिखे हैं, ब्रायोफाइट से डेवलप हुआ टेरिडोफाइट। ये दोनों ग्रुप का प्लांट एक दूसरे से बहुत अलग है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट से ही टेरिडोफाइट डेवलप हुआ। तो इसके बीच में एक फॉसिल पाया गया राइनिया का, एक ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, और ये फॉसिल फॉर्म में पाया गया। इसमें इसको कनेक्टिंग लिंक राइनिया को क्यों बोलते हैं, तो राइनिया ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसमें टेरिडोफाइट्स का भी कैरेक्टर है और ब्रायोफाइट्स का भी कैरेक्टर है, और ये प्रूव करता है ये कनेक्टिंग लिंक राइनिया कि ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। उसी तरह से टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच में भी कनेक्टिंग लिंक पाया गया, जिसका नाम है साइथियम, और ये फॉसिल नहीं, इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। अभी भी 1-2 की संख्या में ये लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं। और हम लोग पढ़े थे टेरिडोफाइट्स में सारे जो है प्लांट होते हैं, साइथियम फॉर्म में टेरिडोफाइट्स का ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट है जो ट्री के फॉर्म में पाया जाता है। और साइथियम में टेरिडोफाइट्स का भी कैरेक्टर है, जिम्नोस्पर्म का भी कैरेक्टर है। तो कोई भी कनेक्टिंग लिंक जिसमें 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है और वो प्रूव करता है कि प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से ही नया ग्रुप का डेवलपमेंट हुआ। उसी तरह से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में भी कनेक्टिंग लिंक मिला, जिसका नाम है नीटम। ये कनेक्टिंग लिंक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में, क्योंकि इस ग्रुप ऑफ प्लांट नीटम में जिम्नोस्पर्म का भी कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म का भी कैरेक्टर है, तो प्रूव करता है कि एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ है जिम्नोस्पर्म ग्रुप से। और नीटम भी लिविंग फॉसिल है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए किस तरह से इवोल्यूशन हुआ प्लांट का अर्थ सरफेस पे। अब हम लोग देख लें फ्लो चार्ट के द्वारा किस तरह से एनिमल का इवोल्यूशन हुआ अर्थ सरफेस पे। तो जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, इससे डेवलप होने लगा नॉन कॉर्डेटा का डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, जैसे पोरीफेरा, जिसका एग्जाम्पल है स्पंज। इसके बॉडी में पूरा पोर्स पाया जाता है जिसको ऑस्टिया कहते हैं, और बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा पोर है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इससे बना सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा ग्रुप का एग्जाम्पल हाइड्रा है, मल्टी सेलुलर है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होने लगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। और बॉडी के तो गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग था, माउथ और एनस एक ही ओपनिंग से खुलता था। इससे डेवलप हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटीहेल्मिन्थेस, एस्क्लेहेल्मिन्थेस। उससे डेवलप हुआ एनेलिडा,
जिसका एग्जांपल है अर्थवर्म, उससे डेवलप हुआ आर्थ्रोपोडा जो इंसेक्ट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा ग्रुप। इसमें लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा पाया जाता है। और आर्थ्रोपोडा से डेवलप हुआ मोलस्का जिसका एग्जांपल है स्नेल, और स्नेल से डेवलप हुआ इकाइनोडर्मेटा ग्रुप। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है, पहले वाटर सरफेस में इकाइनोडर्मेटा या इन्वर्टिब्रेट्स ग्रुप या नॉन कॉर्डेट डेवलप हुए, और नॉन कॉर्डेट से फिर कॉर्डेटा ग्रुप का डेवलपमेंट हुआ। कॉर्डेटा ग्रुप में डिफरेंट क्लासेस डेवलप हुए, जैसे पीसेस, इसमें का एग्जांपल है फेस। पीसेस से डेवलप हुआ एम्फीबियन जिसका एग्जांपल है फ्रॉग या टोड। एम्फीबियन से डेवलप हुआ रेप्टाइल, ये पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल हो गए। रेप्टाइल से डेवलप हुआ एप्स जो आकाश में उड़ सकते थे। एप्स से डेवलप हुआ मैमालिया ग्रुप जो हाईएस्ट इवॉल्व ग्रुप ऑफ एनिमल है। तो इस तरह से एनिमल का इवोल्यूशन हुआ। कुछ हम लोग इसका भी कनेक्टिंग लिंक देख लेते हैं, जैसे एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस। ये एक लिविंग फॉसिल भी है, कनेक्टिंग लिंक भी है, क्योंकि इसमें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। और ये पेरिपेटस जो कनेक्टिंग लिंक मिल गया, ये प्रूव करता है कि एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुआ। उसी तरह से पीसेस और एम्फीबिया के बीच का भी कनेक्टिंग लिंक मिला लंग फिश। इसमें पीसेस का भी लक्षण है, एम्फीबियन का भी लक्षण है। तो लंग फिश कनेक्टिंग लिंक है पीसेस और एम्फीबियन का, प्रूव करता है कि पीसेस से एम्फीबियन डेवलप हुआ। उसी तरह से रेप्टाइल और एप्स के बीच का एक मिसिंग लिंक मिला आर्कियोप्टेरिक्स, जिसमें आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टर है, बर्ड्स का भी कैरेक्टर है, प्रूव करता है कि रेप्टाइल से एप्स बना था, इवॉल्व हुआ था। और एप्स से मैमालिया के बीच का भी कनेक्टिंग लिंक मिला लिविंग फॉसिल फॉर्म में, जिसको हम लोग प्लेटिपस कहते हैं। इसमें एप्स का भी कैरेक्टर है, मैमालिया का भी कैरेक्टर है प्लेटिपस में, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है और ये प्रूव करता है कि एप्स से मैमालिया इवॉल्व हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देख लें कितना ईरा, कौन सा पीरियड, कौन सा इपॉक में कौन से एनिमल और प्लांट ग्रुप पर डेवलपमेंट हुआ। तो पूरा जूलॉजिकल एरा 5 है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। नीचे वाला जो सबसे एरा है, सबसे पहले डेवलप हुआ था आर्कियोजोइक एरा, एरा ऑफ डाउन ऑफ लाइफ। इसका पीरियड कितने दिनों का है? 3800 मिलियन ईयर्स एगो। और इसमें इपोक है प्री कैम्बियन पीरियड, और यहाँ से लाइफ डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ, फॉसिल और प्रिमिटिव बैक्टीरिया और एल्गी का मिला। इसके बाद का एरा का नाम है पाँच एरा है, जूलॉजिकल एरा 5 है। पहला है आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रोटेरोजोइक, तीसरा है पेलियोजोइक, चौथा है मेसोजोइक, पांचवा है सीनोजोइक। अब जितना भी एरा है सबको पीरियड में डिवाइड किया गया है। आर्कियोजोइक एरा का पीरियड 3800 मिलियन ईयर्स एगो। प्रोटेरोजोइक एरा का पीरियड है 2000 मिलियन ईयर्स एगो। पेलियोजोइक एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ, इसमें एज ऑफ एम्फीबिया भी डेवलप हुआ, इन्वर्टिब्रेट डेवलप हुआ, फिशेस डेवलप हुआ, एंशिएंट लाइफ डेवलप हुआ। पेलियोजोइक को 6 पीरियड में बांटा गया है। पहला पीरियड कैम्ब्रियन 600 मिलियन ईयर्स एगो, दूसरा पीरियड ऑर्डोविशियन 500 मिलियन ईयर्स एगो, तीसरा पीरियड सिल्यूरियन 430 मिलियन ईयर्स एगो, फोर्थ पीरियड डेवोनियन 395 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद आया कार्बोनिफेरस पीरियड 345 मिलियन ईयर्स एगो। पेनिनसिल्वेनियन एंड मिसिसिपियन एरा पीरियड भी इसको कहते हैं। उसके बाद आया परमियन 275 मिलियन ईयर्स एगो। प्रोटेरोजोइक में हम लोग देख लें क्या क्या हुआ। कौन कौन से प्लांट एनिमल डेवलप हुए। सेडिमेंट्री रॉक, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सिंपल मैरीन वर्टिब्रेट, सेल प्रोटोजोअन, सिलेंट्रेटा। इसके बाद पेलियोजोइक के कैम्ब्रियन पीरियड में इन्वर्टिब्रेट डेवलपमेंट शुरू हुआ। ट्रिलियोबाइट्स डोमिनेंट थे। पेलियोजोइक का ऑर्डोविशियन में वर्टिब्रेट का ओरिजिन शुरू हुआ, जॉलेस फिशेस बना, कोरल्स बना, ट्रिलोबाइट्स अबंडेंट थे और मोलस्का में डिफरेंट वैरायटी दिखाई देने लगा। सिल्यूरियन पीरियड में, पेलियोजोइक का सिल्यूरियन पीरियड में जॉड फिशेस बनने लगा, विंगलेस इंसेक्ट डेवलप होने लगे। डेवोनियन पीरियड में एम्फीबियन का ओरिजिन हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस डेवलप होने लगे। पेलियोजोइक का कार्बोनिफेरस पीरियड में एम्फीबियन डोमिनेंट हो गए, शार्क डेवलप होने लगा, रेप्टाइल बनने लगे और इंसेक्ट की संख्या बढ़ने लगी। पेलियोजोइक के परमिनियन पीरियड में
रेप्टाइल अबंडेंस नंबर में होने लगे, जो प्रिमिटिव एम्फीबियन थे धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, एक्सटिंक्शन होने लगा। बहुत सारे मेरीन वर्टिब्रेट्स का भी एक्सटिंक्शन होने लगा, मॉडर्न इंसेक्ट डेवलप होने लगा। इसके बाद जो जियोलॉजिकल एरा है मेसोजोइक, इसको एरा ऑफ मेडिवल लाइफ भी बोलते हैं। ये एज ऑफ रेप्टाइल है। इसको 3 पीरियड में बांटा गया है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायसिक का पीरियड 225 मिलियन ईयर्स एगो। इसमें कौन कौन सा प्लांट और एनिमल डोमिनेंट था? यहाँ पे ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर डेवलप होने लगे, एग लेइंग मैमल डेवलप होने लगे, और प्रिमिटिव एम्फीबियन सब डिसअपियर होने लगे। और प्लांट में साइकोडोफाइट्स प्लांट जिम्नोस्पर्म का था, वो अधिक मात्रा में दिखाई देने लगे। जुरासिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 180 मिलियन ईयर्स एगो। ये इसको हम लोग एज ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड रेप्टाइल्स बोलते हैं। यहाँ पे इस पीरियड में भी डायनासोर डोमिनेंट थे। टूटेड बर्ड का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया, रेप्टाइल्स बढ़ने लगे, एंजियोस्पर्म का फर्स्ट प्लांट डेवलप होने लगा और फर्स्ट बर्ड अपीयर होने लगे। क्रेटासियस पीरियड जो मेसोजोइक का फर्स्ट है 135 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पर यूथेरियन मैमल डेवलप होने लगा, मॉडर्न बर्ड डेवलप होने लगे, टेलियोस्ट फिशेस डेवलप होने लगे, जायंट रेप्टाइल जैसे डिसअपियर होने लगे, और जिम्नोस्पर्म की संख्या बढ़ने लगी और इंक्रीज एंजियोस्पर्म की संख्या भी बढ़ने लगी। उसके बाद है जो अभी का करंट एरा जो है जीनोजोइक एरा, इसको हम लोग एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ भी बोलते हैं। इसमें मैमल और एंजियोस्पर्म का भी एरा है और 65 मिलियन ईयर एगो। इसको 2 पीरियड में बांटा गया है, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। टर्सरी को 5 इपोक में बांटा गया है, पेलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन। और क्वार्टरनरी को 2 इपोक में बांटा गया है, प्लिस्टोसिन एंड रिसेंट। पेलियोसिन में एज में क्या हुआ था? राइज ऑफ प्लासेंटल मैमल एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न बर्ड हुआ। इओसिन 54 मिलियन ईयर्स एगो। प्लासेंटल मैमल में बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देने लगा, कार्निवोर डेवलप होने लगा। ओलिगोसिन 38 मिलियन ईयर्स एगो में मॉडर्न मैमल का डेवलपमेंट शुरू हो गया। मियोसिन 25 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मैन लाइक एप डेवलप हुआ, मैमल्स डोमिनेटिंग थे। और प्लियोसिन अबाउट 6 to 7 मिलियन ईयर्स एगो मैन का इवोल्यूशन हुआ। इसके अलावा बहुत सारे मॉडर्न मैमल इवॉल्व हुए, जैसे हॉर्स, कैमल, एलिफेंट। उसके बाद क्वार्टरनरी का जो इपोक था प्लिस्टोसिन और रिसेंट। प्लिस्टोसिन का टाइम पीरियड है 2 से 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पर प्रिमिटिव मैन अपीयर हुआ और लार्ज मैमल डिसअपियर होने लगे। और रिसेंट 1 मिलियन ईयर्स एगो में मॉडर्न मैन डेवलप हुआ, एप्स डेवलप हुआ, मंकी डेवलप हुआ, अदर मैमल डेवलप होने लगे, बर्ड्स और इंसेक्ट भी डेवलप हुए। अब हम लोग देख लें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन क्या है हम लोग पढ़े थे, सिंपल एंड ग्रेजुअल। इवोल्यूशन एक सिंपल एंड ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके द्वारा धीरे धीरे सिंपल ऑर्गेनिज्म चेंज हुआ था कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में। तो उसके लिए हम लोग को एविडेंस देना है। किस किस एविडेंस से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हाँ सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। तो पहला एविडेंस है एविडेंस फ्रॉम द कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट। तो डिफरेंट क्लासेस का एनिमल को हार्ट को देखेंगे, जैसे पीसेस एग्जाम्पल है फिश, एम्फीबियन एग्जाम्पल है फ्रॉग या टोड, रेप्टाइल्स एग्जाम्पल है स्नेक, और एप्स या मैमल्स। ये पांचों कॉर्डेड ग्रुप का हार्ट का हम लोग एनाटॉमी का कंपैरेटिव स्टडी करें। पहले मॉर्फोलॉजी को कंपैरेटिव स्टडी करें तो फिश का स्ट्रक्चर, टोड का कैरेक्टर जो एम्फीबिया ग्रुप का है, या रेप्टाइल्स में स्नेक, या एप्स या मैमल्स, सबका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, क्योंकि सब अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अलग अलग एटमॉस्फेयर में अडाप्ट करने के कारण सबका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग है। किंतु इंटरनल ऑर्गन का कंपैरेटिव स्टडी करें हार्ट का, तो ये प्रूव कर सकता है कि एप्स या मैमल्स का जो हार्ट है सबसे डेवलप हार्ट है, जो डेवलप हुआ थ्रू द इवोल्यूशन फ्रॉम द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ द फिश। और ये फिश का हार्ट जो था सिंपल था, धीरे धीरे मैमल्स और एप्स का हार्ट का स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि धीरे धीरे एनिमल का इवोल्यूशन हो रहा है और धीरे धीरे ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी
बढ़ रही है। तो हम लोग देख लें, ये हार्ट है फिश का, इसमें 2 ही चैम्बर है, एक है ऑरिकल और एक है वेंट्रिकल, और पूरा हार्ट कैरी करता है इम्प्योर ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द गिल, जहाँ पे वो प्यूरिफाई होता है बाय टेकिंग ऑक्सीजन, और उसके बाद वो सप्लाई करता है प्योर ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। इसलिए इसके हार्ट से जब इम्प्योर ब्लड कैरी होता है गिल तक, तो इसलिए इसके हार्ट को हम लोग बोलते हैं वेनस हार्ट। इसके बाद हम लोग फ्रॉग या टोड का हार्ट देखें, एम्फीबियन हार्ट्स देखें, तो धीरे धीरे हार्ट इवॉल्व हो रहा है। क्यों इवॉल्व हो रहा है? ताकि प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग पाथवे में सर्कुलेट हो सके और कहीं भी मिक्सिंग ना हो सके। तो धीरे धीरे हार्ट का इवोल्यूशन हो रहा है। अब हम एम्फीबियन के हार्ट में देख रहे हैं 3 चेम्बर है, ऊपर में 2 ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, और नीचे वाला एक ही वेंट्रिकल है। 3 चेम्बर्ड हार्ट हो गया। और यहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में और इम्प्योर ब्लड आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड लाता है प्री केवल वेन, पोस्ट केवल वेन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसको पोर करता है राइट ऑरिकल में। उसी समय में लेफ्ट ऑरिकल में आता है प्योर ब्लड, पल्मोनरी वेन लाता है। यहाँ पर ऑरिकल में प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं होता, अलग रहता है। अब दोनों ऑरिकल जब ब्लड से भर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑरिकल, तो ये वाल्व जो है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये खुल जाता है, जिससे प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है, इम्प्योर ब्लड भी राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है, और यहाँ पे मिक्स्ड हो जाता है ब्लड, और ये मिक्स्ड ब्लड फिर उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फ्लो करता है एरोटा की सहायता से। उसके बाद हम लोग रेप्टाइल्स का हार्ट देखें तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, ताकि वेंट्रिकल में भी प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग हो सके। तो इसका हम लोग देख रहे हैं रेप्टाइल्स का हार्ट में कितना चेम्बर हो गया, 3.5 चेम्बर हो गया है। ऑरिकल कम्प्लीटली डिवाइडेड है बाय ए सेप्टा, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और वेंट्रिकल पार्शियली डिवाइडेड हो गया, हाफ वे में डिवाइड है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में, किंतु कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए 3.5 चेम्बर्ड कहते हैं। तो प्यूरिफाइड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है पल्मोनरी वेन से, उसी समय में राइट ऑरिकल में आता है इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा। फिर ऑरियो वेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दोनों ऑरिकल के कारण, और वेंट्रिकल में कुछ देर तक प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग रहता है, किंतु बाद में फिर मिक्स्ड हो जाता है, फिर मिक्स्ड ब्लड ही एरोटा के द्वारा उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। इसके बाद हम लोग एप्स और मैमल्स का हार्ट देखें तो इन लोग का हार्ट पूरी तरह से डेवलप्ड है। इन लोग का हार्ट में 4 चेम्बर्ड हो गया, 2 ऑरिकल बन गया, 2 वेंट्रिकल बन गया बाय सेप्टा। 2 ऑरिकल के बीच के सेप्टा को हम लोग बोलते हैं इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, और ऑरिकल का 2 पार्ट नाम हो गया, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। उसी तरह से वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टा बन गया, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। और राइट ऑरिकल से जुड़ा हुआ है 2 प्री केबल वेन और 2 पोस्ट केबल वेन, जो अपर पार्ट का बॉडी का इम्प्योर ब्लड जो वेन के द्वारा आता है वो दोनों प्री केबल वेन में आता है, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है सारा वेन कैरी करके पोस्ट केबल वेन में डालती है, और इस तरह से इम्प्योर ब्लड आता है राइट ऑरिकल में। जिस समय राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आता है उसी समय में लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन लाती है, लंग्स के पास जो ब्लड प्यूरिफाई होता है उसको लेकर के लेफ्ट ऑरिकल में डालती है। अब देख रहे हैं हम लोग राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच में वाल्व है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। अब दोनों ऑरिकल जब ब्लड से भर जाता है तो दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का बाइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, जिससे राइट ऑरिकल का इम्प्योर ब्लड चला आता है राइट वेंट्रिकल में, और ये वाल्व क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को अलाउ करता है, और वाल्व बंद हो जाता है ताकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके, फिर से राइट वेंट्रिकल का ब्लड राइट ऑरिकल में ना जाए। उसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हम फर्दर इवोल्यूशन हो रहा है अर्थ का, कहीं भी प्योर और इम्प्योर ब्लड एक दूसरे से मिक्स नहीं होगा,
और सब अपने अपने अलग अलग सर्किट में फ्लो करेगा। तो राइट वेंट्रिकल से एक और ब्लड वेसल निकलता है जिसका नाम है पल्मोनरी एरोटा, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी एरोटा के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसको हम लोग सेमिलुनार वाल्व कहते हैं। और ये वाल्व खुल जाता है जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेमिलुनार वाल्व खुल जाता है, जिससे राइट वेंट्रिकल का इम्प्योर ब्लड जो है पल्मोनरी वेन में चला आता है। पल्मोनरी वेन उस ब्लड को कैरी करता है लंग्स के पास, और लंग्स इम्प्योर ब्लड मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए वो ब्लड इम्प्योर है। तो लंग्स के पास जाकर के वो प्यूरिफाई होता है, लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है ब्लड का और बदले में ऑक्सीजन ले लेता है, तो ब्लड प्यूरिफाई हो गया। और वो प्यूरिफाइड ब्लड लंग्स के पास पल्मोनरी वेन ले लेती है। हम लोग जानते हैं वेन में प्योर ब्लड होता है, किंतु पल्मोनरी वेन एक है एक्सेप्शन जो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है सारा वेन, किंतु पल्मोनरी वेन जो है प्योर ब्लड को कैरी करती है लंग्स के पास से। कहाँ लाती है? लेफ्ट ऑरिकल में। और जितना भी आर्टरी है सब प्योर ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है और लंग्स के पास ब्लड को ले जाता है। तो पल्मोनरी वेन लंग्स के पास से प्योर ब्लड को ले आता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ब्लड से भर जाता है बाइकास्पिड वाल्व खुल गया और पूरा प्योर ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाइकास्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है ब्लड वेसल निकलता है उसका नाम है एओर्टा। और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में भी सेमिलुनार वाल्व होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड से भर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सेमिलुनार वाल्व खुल जाता है और ब्लड एओर्टा में आ जाता है। और एओर्टा का डिफरेंट ब्रांचेज है जो प्योर ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाती है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ हार्ट है एप्स में, मैमल्स में पाया जाता है, ये डेवलप हुआ सिंपल फॉर्म ऑफ हार्ट से जो फिशेस में पाया जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़े, उसके ऑर्गन भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते गए। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हार्ट का जो एप्स और मैमल्स है उसका डेवलपमेंट सिंपल फॉर्म ऑफ हार्ट फिश से हुआ है। अब हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन प्लांट में देख लें। प्लांट में डिफरेंट ग्रुप है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एल्गी से डेवलप हुआ ब्रायोफाइटा, ब्रायो से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से डेवलप हुआ एंजियोस्पर्म। तो एल्गी जो ग्रुप ऑफ प्लांट है इसको हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं, क्योंकि इसमें रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, किंतु इसमें क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। एल्गी से डेवलप हुआ सेकेंड ग्रुप ऑफ प्लांट जिसको हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। इसको एम्फीबियस ग्रुप ऑफ प्लांट कहते हैं क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। लैंड पे भी ग्रो करता है किंतु उसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, और ग्रो करता है मॉइस्ट लैंड पे। इसमें रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगा, किंतु इसको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं कहते हैं। इसके स्टेम को राइजोम कहते हैं, रूट को स्टेम को राइजोम कहते हैं, रूट को राइजॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल एरिक्सिया। उसके ब्रायोफाइटा से डेवलप हुआ टेरिडोफाइटा, ये पूरी तरह से टेरेस्टेरियल प्लांट हो गया। इसमें रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए। इसमें कंडक्टिंग टिश्यू भी डेवलप होने लगा, जाइलम और फ्लोएम। किंतु ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट था, ये रिप्रोडक्शन करता था स्पोर से। एग्जाम्पल है ड्राइप्टेरिस। इससे डेवलप हुआ जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीडेड प्लांट। ये ट्री लाइक प्लांट था, वेल डेवलप था। इसमें स्टेम, लीफ, रूट लाइक स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डेवलप था। कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम भी डेवलप थे, किंतु इसमें फ्रूट के एब्सेंस के कारण सीड हमेशा एक्सपोज रहता है, इसलिए इसको नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं, जैसे साइकस और पाइनस। इससे फर्दर इवोल्यूशन हुआ एंजियोस्पर्मिक ग्रुप ऑफ प्लांट का। एंजियोस्पर्म में भी सबसे पहले आया मोनोकोटिलिडन ग्रुप ऑफ प्लांट। रूट स्टेम लीफ पूरी तरह से डेवलप, कंडक्टिंग टिश्यू भी पूरी तरह से डेवलप। सीड में सिंगल कोटिलिडन था, एनुअल प्लांट हुआ करते हैं, व्हीट और मेज। उससे डेवलप हुआ डाइकोटिलिडन प्लांट। ये ट्री है, रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फुली डेवलप था, कंडक्टिंग टिश्यू भी डेवलप। फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें फ्लावर से फ्रूट बनता है और सीड हमेशा इनक्लोज रहता है फ्रूट के अंदर, और इसके सीड में 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं जैसे ग्राम और पी। तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी के द्वारा हम लोग प्लांट में प्रूव कर सकते हैं कि जो डाइकोटिलिडनस प्लांट है एंजियोस्पर्मिक ग्रुप का, ये हाईली इवॉल्व प्लांट ग्रुप है जो डेवलप हुआ है सिंपल थैलस लाइक प्लांट एल्गी से बाय द स्लो, ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट एविडेंसेस देखें, एविडेंसेस फ्रॉम द होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन किसको कहते हैं? तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऐसा ऑर्गन पाया जाता है जिसका ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है,
किंतु फंक्शन डिफरेंट होता है, ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या बताता है? जिस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन होमोलोगस है, इसका मतलब उन लोगों का एंसेस्टर कॉमन है और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। होमोलोगस, जिस ऑर्गेनिज्म में होमोलोगस ऑर्गन है, मतलब जिसके ऑर्गन का स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है और फंक्शन अलग अलग है, इसका मतलब है वो लोग डेवलप किए थे कॉमन एंसेस्टर से, मगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं क्योंकि उन लोग को डिफरेंट इन्वायरमेंट में अडाप्ट करना है और डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करना है। जैसे होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल हम लोग एनिमल में देख लें, विंग ऑफ बर्ड, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, फ्लिपर ऑफ व्हेल, ह्यूमन हैंड, ये सब का ओरिजिन, इस सब के ऑर्गन, ये जो ऑर्गन है विंग, फोर लिम्ब, फ्लिपर, ह्यूमन, विंग बर्ड का विंग, हॉर्स का फोर लिम्ब, व्हेल का फ्लिपर, मनुष्य का हाथ, इन सब ऑर्गन का जो होमोलोगस ऑर्गन है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, इन सब का ऑर्गन का ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है। विंग्स, बर्ड का विंग्स बना फोर लिम्ब से, घोड़ा का फोर लिम्ब भी बना फोर लिम्ब से, फ्लिपर ऑफ व्हेल भी बना है फोर लिम्ब से, ह्यूमन हैंड भी बना फोर लिम्ब से, और इन सब ऑर्गन में एक ही स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेम बोन स्ट्रक्चर पाया जाता है, फोर लिम्ब से बना है। तो मनुष्य का हाथ में, बर्ड का विंग्स में, घोड़ा का फोर लिम्ब में, व्हेल के फ्लिपर में, सब में एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, बोन्स, ह्यूमरस, उसके बाद दो हाथ की हड्डी रेडियो अल्ना, कलाई की हड्डी कार्पल, उसके पाम का हड्डी मेटाकार्पल, उससे निकला हुआ उंगली की हड्डी फैलेंजेस, सारे ऑर्गन में एक ही स्ट्रक्चर है, सेम है। किंतु ये जो होमोलोगस ऑर्गन है डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, इनका एंसेस्टर कॉमन होगा, किंतु ये लोग अलग अलग इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने लगे, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने लगे, इसलिए इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाई देता है। जैसे विंग्स ऑफ बर्ड, इससे वो फ्लाई करते हैं, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, इसके द्वारा वो रन करते हैं, फ्लिपर ऑफ व्हेल, इसके द्वारा वो स्विम करते हैं, ह्यूमन हैंड कैच और किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए ज़रूरत होता है। उसी तरह से प्लांट में होमोलोगस ऑर्गन, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ क्यूकरबिटा होमोलोगस ऑर्गन है, थॉर्न और टेंड्रिल, बोगनविलिया और कुकरबिटा का, क्योंकि दोनों ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो है ओरिजिन है सेम है फ्रॉम द स्टेम, और मगर ये भी होमोलॉजी इन ऑर्गन शो करता है कि इन लोगों का एंसेस्टर कॉमन है, बट अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने के कारण, अलग अलग एडाप्टेशन होने के कारण और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनमें भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाई देता है। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया ये अपने आप को डिफेंड करते हैं इसके द्वारा, और क्यूकरबिटा का जो टेंड्रिल है, दोनों का ओरिजिन सेम है, किंतु फंक्शन क्यूकरबिटा अपने टेंड्रिल का यूज़ करता है क्लाइंब करने के लिए। एविडेंसेस फ्रॉम द एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन किसको कहते हैं? तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसका ऑर्गन जो है, जिसके ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो है डिसिमिलर होता है ओरिजिन में और स्ट्रक्चर में। ऑर्गन का स्ट्रक्चर, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिसिमिलर है, एक दूसरे से अलग है, किंतु एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होना, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाता है, और ये भी बताता है कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जिसमें एनालॉगस ऑर्गन पाया जाता है, इसका एंसेस्टर डिफरेंट है, और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर है ऑर्गन का और ओरिजिन भी ऑर्गन का डिफरेंट है, मगर वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। पहले वो एक ही इन्वायरमेंट में रहते थे, किंतु अब एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते थे, किंतु अब वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए कम डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व हो रहे हैं, और अब वो एक ही इन्वायरमेंट में रहने के लिए अडाप्ट हो रहे हैं और कॉमन फंक्शन करने के लिए अडाप्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म का एनालॉगस ऑर्गन को देख लें, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है, विंग्स ऑफ बैट है, जिसका ऑर्गन का ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। विंग ऑफ बर्ड बना फोर लिम्ब से, तो विंग ऑफ बटरफ्लाई टू पेयर ऑफ विंग है, मिड थोरेक्स से, मेटाथोरेक्स से बना।
विंग ऑफ बैट को हम लोग पेटाजियम बोलते हैं, और ये विंग्स है एक्सटेंशन ऑफ स्किन बिटवीन देयर टू लिम्स। और ओरिजिन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन डिफरेंट है, किंतु ये लोग एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। बर्ड अपने विंग से फ्लाई करता है, बटरफ्लाई भी अपने विंग से फ्लाई करता है, बैट भी अपने विंग से फ्लाई करता है। तो ये प्रूव करता है कि ये सब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को प्रूव करता है। ये डिफरेंट ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, जिसका कि ओरिजिन डिफरेंट है, मतलब ये लोग का एंसेस्टर भी डिफरेंट है, मगर ये इवॉल्व हुए धीरे धीरे एक ही एनवायरनमेंट में रहने के लिए, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखा रहे हैं। उसी तरह से एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल प्लांट में देख लें, स्वीट पोटैटो दोनों का, स्वीट पोटैटो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड रूट है, तो ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, किंतु दोनों का कॉमन फंक्शन है स्टोरेज। उसी तरह से टेंड्रिल पी में भी है, क्यूकरबिटा में भी है, किंतु पी का टेंड्रिल ओरिजिनेट हुआ लीफ से और टेंड्रिल क्यूकरबिटा का बना स्टेम से, और दोनों का कॉमन फंक्शन है क्लाइंबिंग। अब हम लोग देख लें नेक्स्ट एविडेंस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन। ये सारा एविडेंसेस है जो प्रूव करता है इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन स्लो, ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसके द्वारा सिंपल ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुआ था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोलते हैं? तो अभी भी हम लोग के बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसा है जो डिजेनरेटिव फॉर्म में है, नॉन फंक्शनल फॉर्म में है, रूडिमेंट्री फॉर्म में है, ऐसे ऑर्गन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। और ये ऑर्गन हमारे एंसेस्टर में डेवलप और फंक्शनल फॉर्म में था, इसलिए इस तरह के ऑर्गन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, जो प्रूफ करता है हमारे में रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल डिजेनरेटिव फॉर्म में रहना और हमारे एंसेस्टर में एक्टिव फॉर्म में रहना प्रूफ करता है कि हम लोगों का डेवलपमेंट जो हुआ था सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुआ है। तो ह्यूमन में हम लोग देख रहे हैं कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल, जैसे टेलबोन, कॉक्सिक, विजडम टीथ, थर्ड मोलर, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, पिन्ना। ये सब ऑर्गन जो है हम लोग के बॉडी में रूडिमेंट्री फॉर्म में, डिजेनरेटिव फॉर्म में, नॉन फंक्शनल फॉर्म में, किंतु हमारे एंसेस्टर में ये एक्टिव फंक्शनल फॉर्म में थे। तो हम लोग के बॉडी में इसका प्रेजेंट होना, नॉन फंक्शनल फॉर्म में रहना प्रूफ करता है कि इवोल्यूशन हुआ था, हम लोग इवॉल्व हुए थे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से। प्लांट में भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, कौन कौन है? एंटीपोडल सेल, साइनर्जीड, स्टेराइल स्टेमन ऑफ मैंगो। और एनिमल में और भी वेस्टिजियल ऑर्गन है अदर एनिमल में, जैसे कुछ बर्ड है जो उड़ नहीं सकता है, जैसे ऑस्ट्रिच है, इमू है। फ्लाइटलेस बर्ड का विंग्स जो है उसके लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसके बाद हिंड लिम्ब ऑफ स्नेक, कुछ स्नेक में हिंड लिम्स पाया जाता है जिसका वो यूज़ नहीं करते, और वेल्स। इसके बाद बायोकेमिकल एविडेंस भी है इवोल्यूशन का। मेटाबॉलिक प्रोसेस जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है सब सिमिलर है, और जिसके कारण न्यू मटेरियल बनता है और इन प्रोडक्ट बनता है। जैसे रेस्पिरेशन के समय में जब फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और ये एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। और एविडेंसेस है फ्रॉम मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ सरफेस पे, सब मॉलिक्यूलर लेवल में एक दूसरे के सेम है, सब में जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए पाया जाता है। डीएनए मोस्टली सिमिलर होता है, जैसे ह्यूमन डीएनए सिर्फ 18% डिफर्स है बेस पेयर में चिंपैंजी के डीएनए से अगर कंपेयर करें तो। और अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है प्रोटीन साइटोक्रोम सी का, उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। इसके बाद बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस है। ये क्या बताता है? जो स्पीसीज एक इंडेमिक स्पीसीज क्या है, तो कुछ स्पीसीज हैं जो पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करते हैं और उसमें एक यूनिक फीचर डेवलप होता है, और कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो बहुत दूर हैं, फार सेपरेटेड रीजन में पाए जाते हैं, किंतु कहीं ना कहीं उस ग्रुप का सिमिलर ऑर्गेनिज्म हमको मिलता है। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉलोइंग प्रोसेस से। पहला प्रोसेस है अडैप्टिव रेडिएशन, दूसरा है पैरेलल इवोल्यूशन, और तीसरा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अडैप्टिव रेडिएशन क्या है? तो ये पहला एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि पहले एक एंसेस्ट्रल स्टॉक था जिससे बहुत सारे न्यू स्पीसीज डेवलप हुए, और ये न्यू स्पीसीज जो है ये सब नए हैबिटेट में
रहने के लिए, नए तरीके से रहने के लिए अडाप्ट हो गए। जैसे, और इसको हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ है एक ही स्पीसीज से डिफरेंट स्पीसीज का, जो अलग अलग वातावरण में रहने के लिए अडाप्ट हैं और नए तरह से रहने के लिए अडाप्ट हैं, इसलिए इसको हम लोग अडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। जैसे डार्विन फिंचेस, ये है एक स्मॉल ब्लैक बर्ड जो गोल्पागो आइलैंड में पाया जाता है, मोस्टली सीड ईटर था। डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि इस डार्विन फिंचेस से सेम आइलैंड में बहुत सारे फिंचेस की वैरायटी डेवलप हुई। जो ओरिजिनल डार्विन फिंचेस था वो सीड ईटर था, उससे जो वैरायटी डेवलप हुआ वो उसके बीक में मॉडिफिकेशन हुआ, जिससे उसमें से कुछ इंसेक्टिवोरस हो गए तो कुछ वेजिटेरियन हो गए, कुछ कैक्टस को खाने लगे तो कुछ बोरवुड को खाने लगे। अनदर एग्जाम्पल एडाप्टिव रेडिएशन का, सिंगल एंसेस्टर से डेवलप हुआ बहुत सारा वैरायटीज़ अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के लिए और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, उस एक मार्सुपियल एनिमल से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एनिमल से जितना भी मार्सुपियल एनिमल डेवलप हुआ ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में, वो सब अलग अलग कॉन्टिनेंट में रहने के लिए अडाप्ट है और अलग अलग फंक्शन को करने के लिए अडाप्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अडाप्टिव रेडिएशन। जैसे तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, मार्सुपियल रेट, कंगारू, बेंडिकूट, मैनुपियल मोल, सुगर ग्लाइडर। सेकेंड प्रोसेस है पैरेलल इवोल्यूशन। ये सेकेंड प्रोसेस है इवोल्यूशन का। इसमें सिमिलर कैरेक्टर डेवलप होता है टू इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में, क्योंकि ये जो टू ग्रुप ऑफ एनिमल है इसमें सिमिलर कैरेक्टर डेवलप हो रहा है टू इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में, क्योंकि इनका एंसेस्टर जो था कॉमन था। और ये दोनों डिफरेंट ग्रुप जिसमें सिमिलर कैरेक्टर डेवलप हुआ है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में रह सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो मार्सुपियल मैमल है वो पैरेलल इवोल्यूशन दिखाता है प्लेसेंटल मैमल के साथ। दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे के समान दिखते हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मोल है, नोम्बर्ड है, मार्सुपियल माउस है, सुगर ग्लाइडर है, तस्मेनियन टाइगर कैट है, तस्मेनियन वुल्फ है, प्लेसेंटल मैमल मोल है, एंट ईटर है, माउस है, फ्लाइंग स्क्विरल है, बॉब कैट है, उल्फ है। ये दोनों में पैरेलल इवोल्यूशन हुआ, दोनों का कॉमन एंसेस्टर थे, मगर दोनों इवॉल्व हुआ पैरेलल, हैविंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और अलग अलग आइलैंड में भी रह सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग पैरेलल इवोल्यूशन बोलते हैं। थर्ड प्रोसेस है इवोल्यूशनरी प्रोसेस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इस प्रोसेस के द्वारा डेवलपमेंट हुआ सिमिलर एडाप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। जैसे बर्ड्स का विंग, बैट का विंग, बटरफ्लाई का विंग, डिफरेंट ग्रुप में सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है विंग टू परफॉर्म द सिंगल फंक्शन टू फ्लाई, और ये शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। अब हम लोग देख लें एविडेंसेस फ्रॉम मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक किसको बोलते हैं? तो कनेक्टिंग लिंक जो है बिटवीन दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है अभी भी नहीं मिला, इसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग लिंक। अगर हमको मिसिंग लिंक मिल जाए तो ये हम लोग को प्रॉपर एविडेंस दे सकता है इवोल्यूशन का कि किस तरह से एक नया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है पिछले ग्रुप से। जैसे एक मिसिंग लिंक आर्कियोप्टेरिक्स है, ये हम लोग को बता सकता है कि रेप्टाइल से बर्ड डेवलप हुआ, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स और बर्ड दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है और ये मिसिंग लिंक है। रेप्टाइल्स की तरह आर्कियोप्टेरिक्स में टूथ पाया जाता है जॉ में और उसका लॉन्ग टेल होता है, और बर्ड्स की तरह उसमें वो वार्म ब्लडेड है, इसमें विंग्स पाया जाता है। एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या है? तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं पाए गए हैं जिसमें दो ग्रुप ऑफ एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, जो बताता है कि किस तरह से नया ग्रुप ऑफ एनिमल जो डेवलप हुआ है प्रीसीडिंग ग्रुप से डेवलप हुआ है। जैसे कुछ कनेक्टिंग लिंक हम लोग देख लें दो ग्रुप के बीच का। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस, क्योंकि इस पेरिपेटस में एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों का कलेक्शन है जो प्रूव करता है कि एनालिडा से आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुआ। उसी तरह से एप्स
और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है प्लेटिपस, ये लिविंग फॉसिल भी है। और प्लेटिपस में एप्स की तरह भी, एप्स का भी कैरेक्टर है, मैमल्स का भी कैरेक्टर है, जो प्रूफ करता है, ये सीधे बच्चे को जन्म देती है, जो प्रूफ करता है कि हाँ एप से मेबल इवॉल्व हुआ। पीसेस और एम्फीबियन के बीच का कनेक्टिंग लिंक है लंग फिशेस। उसी तरह से प्लांट के बीच का भी कनेक्टिंग लिंक ब्रायोफाइट्स से डेवलप हुआ टेरिडोफाइट। बीच में जो फॉसिल प्लांट मिला राइनिया, जिसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, क्योंकि राइनिया में ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों का कैरेक्टर है, प्रूफ करता है कि टेरिडोफाइट डेवलप हुआ ब्रायोफाइट्स से। उसी तरह से टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच का कनेक्टिंग लिंक है साइथियम, ये लिविंग फॉसिल भी है। और साथ में ये ट्री है, फर्न का ट्री है, ये प्रूफ करता है। साइथियम में दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, तो ये प्रूफ करता है कि जिम्नोस्पर्म बना है टेरिडोफाइट से, इवॉल्व हुआ है। और जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हुआ एंजियोस्पर्म, इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक मिला नीटम, ये एक लिविंग फॉसिल भी है। और ये प्रूफ करता है, नीटम जो है इसमें एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है, तो ये प्रूफ करता है कि जिम्नोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म जो है वो इवॉल्व हुआ है जिम्नोस्पर्म से।